नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार साहू, फैकल्टी पाथ आईएएस एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका नाम है छत्तीसगढ़ पर्यटन। छत्तीसगढ़ में चाहे आप छत्तीसगढ़ का शिमला यानी कि मैन पार्ट चलें, चाहे आप छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर चलें, या फिर आप वन्य क्षेत्र में अगर आप घूमना चाहते हैं तो चाहे वह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो, टाइगर रिजर्व हो, या फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर की गुफाओं के अंदर घूमना चाहते हो, छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं मिल जाती हैं पर्यटन के क्षेत्र के लिए। तो ये क्या है पर्यटन और छत्तीसगढ़ में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हमें पर्यटन के विकास हेतु कार्य करना है, और वर्तमान में राज्य सरकार और भारत सरकार ने पर्यटन से संबंधित क्या प्रमुख प्रयास और योजनाएं संचालित की हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनेंगे, वैकल्पिक प्रश्न, और साथ ही साथ यदि आप मेंस में उत्तर लिखना चाहें, अगर पर्यटन से संबंधित कुछ आ जाते हैं प्रश्न, तो किस प्रकार से और किन बिंदुओं पर उसका उत्तर करना होगा, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। ओके, शुरुआत में थोड़ा सा परिचय देखें। हर एक क्षेत्र की अपनी एक विशिष्टता होती है और अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। संस्कृति विशिष्टता यह प्राकृतिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक रूप से भी हो सकती है और ऐतिहासिक रूप से भी। और इन सभी को पिरोने वाला, या मान के चलें कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक या ऐतिहासिक किसी भी प्रकार के धरोहर हों, उन सभी को एक कड़ी से जोड़ा जा सकता है और वो है पर्यटन। एक उद्योग के रूप में पर्यटन में काफी ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। पर्यटन के अलग अलग क्षेत्र भी हम देख सकते हैं, जैसे साहसिक पर्यटन, ये एक एडवेंचर टूरिज्म, चिकित्सा पर्यटन देख सकते हैं, पारिस्थितिक पर्यटन की बात कर सकते हैं, या फिर ग्रामीण पर्यटन की बात कर सकते हैं। पर्यटन आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो एक रिपोर्ट है हमारे पास जो कि वर्ष 2022 में प्रकाशित हुई थी। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, इसके द्वारा वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें वर्ष 2021 के दरमियान भारत से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए। ये जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, दो प्रकार से हम देखेंगे। एक तो ये कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में ट्रैवल एंड टूरिज्म, पर्यटन क्षेत्र का 5.8% योगदान रहा है, 5.8%। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें कि इस पर्यटन क्षेत्र से, पर्यटन उद्योग से कितने रोजगार सृजन हुए, तो वर्ष 2021 की स्थिति में 32.10 मिलियन रोजगार उपलब्ध करवाए गए, जो कि वर्ष 2021 में भारत में जितना भी रोजगार उपलब्ध करवाया गया उसका 6.9% है। 6.9% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2021 में। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान पर्यटन उद्योग का यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री का भारत में है, और किस प्रकार से ये उद्योग और विकसित हो रहा है, और इसको और विकसित किया जाने की जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, वो जो है सरकार को और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे रहा है। ओके, तो एक महत्व यहां पर इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि एक उद्योग के तौर पे एक आर्थिक महत्व इसका
दिखता है। ओके, कुछ विशेष बातें, जैसे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 27 सितंबर को। ओके, साथ ही साथ यह तो विश्व पर्यटन दिवस है ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि भारत के अंतर्गत ये भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो टूरिज्म डे जो है वो आपका 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओके, तो ये दो आंकड़े ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सामान्य से प्रश्न है, याद कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का प्रश्न अगर आप लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी होंगी तो उसमें आपको एक प्रश्न दिखा होगा कि किस दिवस को क्या मनाया जाता है या कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये एक प्रश्न आता है। तो दिवस से संबंधित एक साल भर में प्रमुख कौन कौन से दिवस होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो आते हैं उसमें यहां पर्यटन से संबंधित दो हमारे पास दिवस हमको मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें पर्यटन नीति की, तो प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन सी पर्यटन नीति लागू है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो पर्यटन नीति है वो है वर्ष 2020 पर्यटन नीति लागू है। ओके, पर्यटन नीति 2020 के तहत क्या क्या प्रमुख चीजें की जा रही हैं या इस नीति में क्या ऐसी बातें कही गई है जिसकी वजह से क्या उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पर्यटन का विकास तो करना ही है, पर्यटन के विकास के लिए तो ये पर्यटन नीति लागू की गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रदान करना यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस पर्यटन नीति का हो जाता है। इस पर्यटन नीति के तहत ग्रामीण पर्यटन का विकास करना, रूरल टूरिज्म की बात हो रही है, रूरल एरियाज में जो भी जीवन शैली होती है उनसे रूबरू करवाया जाए लोगों को, पर्यटकों को। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने देखी होगी, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पर टूर करने जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पर, तो वहां पर आपको एक गाइड उपलब्ध करवाया जाता है। वो गाइड जिस क्षेत्र में आप घूमने गए हैं, जिस स्थान पर, उस स्थान की एक विशेष जानकारी आपको देता है जो सामान्य तरीके से केवल देखकर या किसी चीज को पढ़ करके आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। वो सारी चीजें जो है गाइड आपको प्रोवाइड कर देता है। तो गाइड को यानी कि एक मार्गदर्शक को, टूरिस्ट गाइड को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत कौन या किस नीति के तहत प्रोवाइड की जाती है? तो याद रखें, पर्यटन नीति 2020 के तहत प्रोवाइड की जाती है। आजकल कुछ प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, है ना, जिसमें कोड आपको दिया होता है कि 4-5 विकल्प दे देता है और उसके बाद फिर प्रश्न पूछता है कि इनमें से क्या सही है या नहीं है, और फिर कोड में वहां पर आपको आंसर करना होता है ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 अबव ऑल, इस तरीके से वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के तहत तो है ही, लेकिन आपका मेंस जो है उसके अनुसार भी आप उत्तर लिखने के लिए इसकी आप मदद ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पूछ सकता है कि पर्यटन नीति 2020 के तहत जो है प्रमुख क्या उद्देश्य या निर्धारित किए गए हैं या किस दिशा में कार्य करने के लिए जो है नीति में बात कही गई है ना। और उसमें फिर ये आपका पर्यटन का विकास करना, रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण पर्यटन को विकसित करना, है ना, गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होंगी और उसके बाद फिर नीचे आपका कोड बना करके ऑप्शन दिया होगा जिसमें से सही और उचित उत्तर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? अब बात करें एक और चीज, क्या यात्राओं के लिए होम स्टे की योजना पर कार्य करना। जाहिर सी बात है, यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे हम लोग 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा का जैसे कुछ प्लान बना के कहीं जाते हैं घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमको वहाँ पर एक रुकने की व्यवस्था भी देखनी होती है। ओके, तो ये जो नीति है उसने होम स्टे के बारे में भी वहाँ पर बात की है कि उसकी सुविधा किस तरीके से और कैसे उपलब्ध कराई जाए, उस योजना पर भी कार्य करने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीण और जनजातीय समुदाय की जीवन शैली, जनजातीय समुदाय, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 30.62% वर्तमान आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 30.62%, अर्थात छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल क्षेत्र है और इस प्रकार से
परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति को जो सहेजने का काम करते हैं वो यही आदिवासी हैं, यही जनजाति समुदाय है। तो पर्यटन के तौर पर जनजातीय समुदाय की जीवन शैली को से परिचित कराना, देश विदेश में उनके जैसे कि आप बात करें, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है, तो ये क्या है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यहाँ राज्य की परंपरा और संस्कृति को देश विदेश में पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ओके, तो जनजातीय समुदाय की जीवन शैली, उनका परिवेश, उनके स्थान, खान पान, उनकी विशेष परंपराएं, इन सभी से परिचित करवाना भी पर्यटन का ही हिस्सा बन जाता है। ओके, कुछ प्रमुख कार्यों की यदि हम लोग बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आता है वो आता है राम वनगमन परिपथ का निर्माण। ओके, भगवान श्री राम ने जब रावण का वध करने के लिए, आप कहें कि सीता माता को वापस लाने के लिए श्रीलंका तक वो जब गए, तो अयोध्या से श्रीलंका तक जाते हुए जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरे, जहां जहां उन्होंने समय बिताया, उन प्रमुख स्थानों को चिन्हित करते हुए एक धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए इस परिपथ का, इस सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 9 विशेष स्थानों को चिन्हित करके विकसित किया जा चुका है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। इस राम वनगमन मार्ग के अंतर्गत ये आता है। तो ये एक योजना इनकी हो जाती है, ये एक धार्मिक पर्यटन के हिसाब से आ जाएगा। सिरपुर चलते हैं। सिरपुर, जहां पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने लगभग 3 माह अपना समय बिताया, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहां पर आए थे। तो इस प्रकार से सिरपुर बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल हो जाता है। इस वजह से एक बौद्ध सर्किट यहां पर विकसित की जा रही है, डेवलप किया जा रहा है। वाटर एंड एडवेंचर टूरिज्म, हाल फिलहाल में ये जो टूरिज्म का एक क्षेत्र है, इसने बहुत ज्यादा ग्रो अप किया है। ओके, इसके लिए गाइडलाइन तैयार करना, यह भी पर्यटन नीति 2020 के तहत की जा रही है। भारत सरकार की एक योजना है जिसे प्रसाद योजना कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, जो कि आपका वर्ष 2014-15 में स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की गई थी। और इस प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, माता बमलेश्वरी का मंदिर है, राजा वीर सेन की नगरी डोंगरगढ़ में, उस बमलेश्वरी मंदिर को भी इस भारत सरकार की प्रसाद योजना के साथ जोड़ लिया गया है। इसके तहत इस धार्मिक स्थल का विकास करना और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना, उसका संवर्धन करना, यह एक महत्वपूर्ण इस योजना का उद्देश्य है, जो कि भारत सरकार की योजना है, याद रखिएगा विद्यार्थियों। ओके, अब बात करें कि पर्यटन नीति जो 2020 लागू की गई है और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं, इन सभी का संचालन या क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसके लिए राज्य सरकार ने जिसे जिम्मेदारी सौंपी है वो याद रखेंगे, वो है छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड CTB, जिसकी स्थापना 18 जनवरी सन 2002 को की गई थी। ये एक ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल फैक्ट वाइज एक क्वेश्चन बन जाता है। 2 प्रश्न आपके सामने। नंबर 1 कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के बारे में पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टूरिज्म को बढ़ावा और विकसित करने के लिए कौन से बोर्ड की स्थापना की गई है, तो याद रखें छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड। दूसरा प्रश्न है कि स्थापना कब की गई है, तो याद रखना है कि 18 जनवरी सन 2002। क्लियर इतनी बातें? क्या भूमिका है इस पर्यटन बोर्ड की? अगर इसके बारे में बात करते हैं तो नंबर 1 एक आपका आ जाता है क्या छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की अधोसंरचनात्मक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि संस्थागत विकास। ओके, ये काम किसका है? पर्यटन बोर्ड का है। नंबर 2 सुविधाओं और होटलों में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट इन द फैसिलिटीज, एमिनिटीज एंड द होटल्स। सड़क की सुविधा, सड़क परिवहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है जब हम पर्यटन की बात करते हैं। ओके, क्योंकि किसी भी स्थान विशेष तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंच है कि नहीं,
यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और पहुंच के लिए सड़क सुविधा को ध्यान में रखा जाता है, तभी पर्यटन को विकास मिलेगा। ओके, और पर्यटक आसानी से वहां तक पहुंच पाएगा। चिन्हित जो भी स्थल हैं पर्यटन के लिए, उनके व्यापक विकास के लिए विपणन और प्रचार यानी कि उसकी मार्केटिंग करना और उसको प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, ये सारी चीजें भी किसका काम है? छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड का ही काम है। इन सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, ये महत्वपूर्ण और विशेष और आधारभूत बातें हैं। लेकिन चूंकि आपका पर्यटन जो है वो एक उद्योग के रूप में यहां पर विकसित हो रहा है, तो उद्योग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है क्या? प्रशिक्षण देना, लोगों को रोजगार देना। तो प्रशिक्षण और रोजगार सृजन का जो काम है, यह भी छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ही की जिम्मेदारी है, यही देखता है। ओके, ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में इस पर्यटन के महत्व को देखते हुए इस बोर्ड का गठन किया गया है। अब बात करें इस पर्यटन बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि संचालक मंडल की, कि इसके कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी हैं। ओके, कौन कौन से पद हैं ये जरा देखिए, फिर वर्तमान में कौन से पदाधिकारी हैं इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, एक अध्यक्ष होता है इसमें संचालक मंडल के तौर पर, ठीक है, और फिर होता है कौन? एक उपाध्यक्ष होता है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। प्रश्न ये हमारा बनता है इससे रिलेटेड कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, या कौन मनोनीत करता है? सीधे तौर पे यदि कहें तो याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा इसका क्या होता है? मनोनयन होता है, मनोनीत किया जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम नॉमिनेट किया जाता है, यह नाम दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। यह एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, पर्यटन बोर्ड में सदस्य होते हैं अलग अलग विभागों के या प्रशासनिक इकाइयों के, पर्यटन से जुड़े हुए मान के चले। नंबर 1, एक इंचार्ज सेक्रेटरी यानी कि प्रभारी सचिव होता है। कौन से विभाग से? पर्यटन, छत्तीसगढ़ शासन। एक प्रभारी सचिव वित्त विभाग से होगा, एक प्रभारी सचिव संस्कृति यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री विभाग से होगा, और आपका एक फाइनेंस हो गया, एक वन हो गया, एक परिवहन हो गया। क्लियर है? इससे इस विभाग से एक एक मेंबर जो हैं इसमें होते हैं, सदस्य के तौर पे यहां पर कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों से तो सदस्य होंगे ही, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई एक सांसद भी होगा, सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और नंबर 2, राज्य की जो विधायिका है यानी कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, उसमें से भी जिसको भी राज्य सरकार मनोनीत करेगी वह भी इसके सदस्य होते हैं इस संचालक बोर्ड में। ओके, इसके अलावा चूंकि पर्यटन में यात्रा और कहना चाहिए कि परिवहन की सुविधा भी एक होनी चाहिए, इस वजह से छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड में कुछ मेंबर्स जो हैं वो परिवहन से संबंधित क्षेत्रों से भी होते हैं। जैसे एक आपका जो है बिलासपुर रेलवे मंडल, जो आपका SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, SECR, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक भारतीय रेलवे, यह भी इसके एक सदस्य होते हैं, या फिर वो जो महाप्रबंधक हैं उनके द्वारा जो भी प्रतिनिधि यहां पर भेजा जाता है वह भी इसके सदस्य होते हैं। ओके, तो या तो वे स्वयं या फिर उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबंध निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके, नई दिल्ली, यानी कि वायु परिवहन से भी एक व्यक्ति को इसमें जोड़ दिया गया सदस्य या उसके प्रतिनिधि के तौर पर। इसके अलावा यात्रा व्यापार और आतिथ्य उद्योग यानी कि ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी, याद रखें, एक गैर सरकारी सदस्य भी होता है इस संचालक बोर्ड में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड रायपुर के सदस्य सचिव होंगे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के।
इनसे मिलकर के बनता है छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, यानी कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड CTB। ओके, मुख्यालय इस CTB का रायपुर में ही है। ओके, रायपुर छत्तीसगढ़। बात करते हैं वर्तमान में कौन कौन पदाधिकारी हैं, वर्तमान अर्थात आज वर्तमान 2023 की स्थिति में। ओके, चूंकि जितने भी पदाधिकारी हैं उनका मनोनयन या मनोनीत उनको किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो वर्तमान में यदि बात करें 2023 की स्थिति में राज्य सरकार में, तो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हो जाते हैं। पर्यटन विभाग कौन से मंत्री के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे श्री ताम्रध्वज साहू, जो कि पर्यटन मंत्री हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये इनके कार्यभार में आता है। फिर बात करते हैं पदाधिकारियों की इस संचालक मंडल के, तो श्री अटल श्रीवास्तव जो है वो इसके चेयरमैन हैं वर्तमान में। श्रीमती चित्ररेखा साहू जो है वो उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही साथ सचिव की यदि बात करें पर्यटन और संस्कृति में छत्तीसगढ़ शासन के, तो वो हैं आपके श्री अंबालागन पी, और श्री अनिल कुमार साहू जी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर CTB, ये वर्तमान पदाधिकारी हैं। तो इसके बारे में हम पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, पदाधिकारियों से ये वर्तमान पदाधिकारी में जनरली जो प्रश्न आते हैं, अगर हाल फिलहाल में कोई नई नियुक्ति हो, ओके, तो वहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको उत्तर देना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं वो अपडेट करने वाली चीज़ें हैं। ओके, जब आप पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को अपडेट करते रहना है आपको स्वयं से, तभी आप सही उत्तर कर पाओगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या कि पर्यटन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, या ये कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत क्या क्या संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर के। तो अलग अलग क्षेत्र हम देखते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर, बिल्कुल विविधता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, डाइवर्सिटी है, वैरायटी है। ओके, टूरिज्म क्षेत्र का, जैसे नंबर 1 यहाँ के क्राफ्टिंग की हम लोग बात करें, कला और शिल्प की बात करें, तो पर्याप्त संभावनाएं यहाँ पर है। ऐतिहासिक कुछ धरोहर हैं जिसमें से बहुत सारे आपके जो है अलग अलग कालखंड की गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं। बांध कुछ परियोजनाएं हैं जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बांध, उससे संबंधित जो है गार्डन, या इस तरीके से उसको विकसित कर दिया जाता है कि पर्यटन के तौर पर भी वो देखा जा सके। संग्रहालय है, ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखने वाली जगह, ताकि हम अपने इतिहास से जुड़े रहें। राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण के दृष्टिकोण से वन और वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। आप धार्मिक पर्यटन स्थल भी बहुत सारे देख पाएंगे। टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, बाघ आरक्षित क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जलप्रपात है यहाँ पर, और फिर साथ ही साथ वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं जिसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग एक एक स्लाइड में देख लेते हैं। प्रमुख रूप से केवल नाम ही देख पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक सिंगल अगर लेक्चर देखा जाए तो बहुत सारे लेक्चर इसी में बन जाते हैं। धीरे धीरे करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए ये सारी हम इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहेंगे। आज के इस अंक में इनसे जुड़ी हुई कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कला और शिल्प की अगर हम लोग बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के कुछ कला शिल्प ऐसे हैं जो पूरे विश्व विख्यात भी हैं। ओके, तो उसमें से कुछ नाम आता है, जैसे कि आपके ढोकरा शिल्प, जिसे हम बेल मेटल क्राफ्ट भी कहते हैं, बेल मेटल आर्ट भी कहते हैं। ओके, टेराकोटा जिसकी हम बात कर सकते हैं, टेराकोटा ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ओके, एक हाथी की यहाँ पर कलाकृति आपको दिख पा रही है टेराकोटा के माध्यम से। काष्ठ शिल्प भी एक बहुत बड़ा जो है पर्यटन टूरिज्म यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि काष्ठ शिल्प के भी कई सारे कलाकार हैं, और खासतौर पर जनजातियों से संबंधित जो कुछ जनजातियाँ हैं, समुदाय हैं, वो परंपरागत तरीके से इनसे जुड़े हुए हैं कला और शिल्प से। ओके, तो ये सब जो है न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारत, बल्कि विश्व विख्यात भी हो जाते हैं। ओके, रॉट आयरन से बने हुई कलाकृतियां, स्टोन कार्विंग की हम बात करें, यानी कि पत्थरों पे जो नक्काशी की जाती है, पेंटिंग की जाती है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। बम्बू क्राफ्ट, यस, जो बैम्बू क्राफ्ट है यानी कि बांस पर आधारित जो चीजें होती हैं, वह भी यहाँ इस राज्य में पर्याप्त रूप से प्रमुख जनजातीय समुदायों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी या परंपरागत तरीके से बनाते चले आ रहे हैं। तो यह भी पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका हो जाता है। ओके, अगर देखा जाए एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, तो भारत में जितने भी बांस वन है, बैम्बू फॉरेस्ट हैं, उसका 7% जो है, भारत के कुल जो बांस वन है उसका 7% बैम्बू फॉरेस्ट जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ओके,
फैब्रिक ऑफ छत्तीसगढ़, ये कुछ अलग और भी शिल्पकारी के क्षेत्र में हमारे यहाँ विद्यमान है। फिर बात करें गुफाओं की। एक प्रमुख गुफा कैलाश गुफा, जसपुर में स्थित कैलाश गुफा है। कुटुमसर गुफाएं, अगर आप जानते हो इसके बारे में, तो कुटुमसर गुफा अपने एक विशेष स्टिलेग्माइट की संरचनाओं के लिए जानी जाती है। विशेष जटा जैसी संरचनाएं हैं। ओके, और साथ ही साथ भारत की सबसे गहरी गुफा के तौर पे इसको जाना जाता है। सिंघन कौन सी आपकी कुटुमसर गुफाओं को, जो कि बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ओके, सिंघनपुर की गुफाएं भारत में प्रागैतिहासिक काल की प्राचीनतम अगर कोई गुफा है तो वो है सिंघनपुर की गुफा, जो कि रायगढ़ में विद्यमान है। सीता बेंगरा जोगीमारा की गुफाएं, जो कि रामगढ़ के क्षेत्र में, रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है, सरगुजा में। सीता बेंगरा की गुफा या जोगीमारा की गुफा, एक तो ये कि मौर्यकालीन गुफाएं हैं। दूसरी प्रमुख बात ये आती है कि सीता बेंगरा गुफा को जाना जाता है किसके लिए? इसे जाना जाता है विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के लिए, द मोस्ट एंशिएंट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जहां पर एक गुफा के अंदर एक कक्ष के जैसा एक आपकी संरचना बनी हुई है, और जहां पर लगभग 50 से 60 दर्शक जो हैं बैठ करके नाटक का जो है आनंद ले सकते थे। ओके, तो ये एक विश्व की याद रखें, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। कौन सी? सीता बेंगरा की गुफा, सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ियों में। फिर दंडक गुफाएं हैं, अरण्य गुफाएं हैं। रायगढ़ के क्षेत्र में ही ये कबरा गुफाएं भी हैं, जो कि आपकी प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री स्टोन एज से रिलेटेड गुफा है, केव्स हैं। बांध की बात करते हैं, है ना, तो धमतरी का गंगरेल डैम हो, कोरबा का हसदेव बांगो बांध हो, जो कि राज्य का सबसे पहला और बहुउद्देशीय परियोजना वाला बांध है। हसदेव बांगो बांध, जो कि वर्ष 1967 में इसकी नींव रखी गई थी, और बांध जो है पूरी तरह से बनकर 2011 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। एक बार सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में यह एग्जाम में पूछा भी गया था, याद रखेंगे। और इसी बांध में ही आपका आगे चल करके जो माचा डोली नामक गांव है, वहां पर जो है जल विद्युत उत्पादन भी होता है इसी हसदेव नदी के पानी से, इस बांध से। ओके, जल विद्युत उत्पादन जो है वो आपका 1994-95 में चालू हुआ था। गंगरेल डैम की बात करें तो ये 1978-79 में ये आपका जो है अस्तित्व में आया था गंगरेल डैम। और गंगरेल डैम का ही जो जलाशय है उसका नाम है पंडित रविशंकर जलाशय, राज्य का सबसे बड़ा जलाशय। ओके, 2004 से गंगरेल डैम में जो है जल विद्युत उत्पादन किया जाता है 10 मेगावाट का। तो ये कुछ जगहें हैं जहां पर हम जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको विकसित कर रहे हैं, ताकि लोग वहां जाएं, उनको करीब से देखें और पहचानें, और छत्तीसगढ़ में एक पर्यटन उद्योग को विकसित करते हुए छत्तीसगढ़ के आर्थिक प्रगति में हम अपना योगदान दे सकें। ओके, रुद्री डैम है, सरोदा डैम है, तांदुला डैम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। संग्रहालय भारत के साथ ही साथ विश्व के किसी भी क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक संग्रहालय स्थापित किया जाता है। संग्रहालय जहां पर लोग जाकर के अपने इतिहास को जान सकें, अलग अलग कालखंड के संबंधित चीज़ों को वो महसूस कर सकें और अपने गौरव की पहचान वो कर सकें कि हम इतिहास में कितने महत्वपूर्ण और समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। महंत घासीदास संग्रहालय ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय है, जो कि वर्ष 1875 में, है ना, याद रखेंगे, वर्ष 1875 में यह अस्तित्व में आया था। महंत घासीदास संग्रहालय, गुरु घासीदास नहीं, गुरु घासीदास अलग है, मैं आपको बता दूं। गुरु घासीदास जो हैं वो सतनाम धर्म के पंथ के समर्थक हैं, संस्थापक हैं। ओके, और ये जो महंत घासीदास हैं ये एक रियासत से संबंध रखते थे, और इनके नाम से एक संग्रहालय राजधानी रायपुर में स्थापित है। ओके, तो यहाँ पर इस राज्य के अंतर्गत जो भी पुरातात्विक चीज़ें होती हैं, कहीं से भी कुछ ऐतिहासिक धरोहर की कोई चीज़ें मिल जाएं तो उसको यहाँ पर सजो करके संरक्षण में रखा जाता है। तो ये एक पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित कर रहे हैं ताकि लोग जान सकें, अपनी चीज़ों को पहचान सकें। पुरखौती मुक्तांगन राज्य की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए, एक मूर्त रूप देने के लिए एक पुरखौती मुक्तांगन यहाँ पर नया रायपुर वाले जगह पर स्थापित किया गया है। पुरखौती मुक्तांगन जो वर्ष 2006 में हमारे भारत के मिसाइल मैन
महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पुरखौती मुक्तांगन, नया रायपुर। फिर बात करें, चूंकि एक जनजाति बहुल क्षेत्र है तो जनजातियों से संबंधित जो भी रिसर्च वर्क हुआ है, जो भी शोध कार्य होते हैं और जनजातियों से संबंधित जो भी बातें होती है वो आप देख पाएंगे कहाँ, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम नृजातीय संग्रहालय में। ये कहाँ पर मौजूद है तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, ये जगदलपुर जो कि बस्तर संभाग का, बस्तर जिले का मुख्यालय है, वहां पर ये स्थित है। ये आपका 1972 में इस संग्रहालय की स्थापना जगदलपुर में हुई थी। ओके, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पर पर्याप्त रूप से मौजूद है। जैसा कि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में 44% से भी ज्यादा क्या है, वन क्षेत्रफल मौजूद है, यानी कि पर्याप्त वन संसाधन मौजूद हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पर, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी बड़ा व्यापक क्षेत्र है ये। प्रमुख रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 है वर्तमान में, जिसमें से नंबर 1 आता है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क। ओके, जो कहाँ है, इंद्रावती नेशनल पार्क है आपका बीजापुर में। ओके, बीजापुर बस्तर संभाग का एक जिला है। ठीक, इंद्रावती नेशनल पार्क ये राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो वर्ष 1978 में अस्तित्व में आया, 1978। वहीं बात करें यदि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह आपका 3 जिलों में इसका विस्तार है वर्तमान में। कौन कौन से जिले हैं वो, तो 33 जिलों के हिसाब से बात की जाए तो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, इसके अलावा कोरिया जिला प्लस आपका सूरजपुर जिला। ओके, ये 3 जिलों में इसका विस्तार है, किसका, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया और ये मौजूद है कहाँ, ये है बस्तर में। ओके, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप याद रखिएगा 1981 में ये अस्तित्व में आया है। तो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है जहां वन और वन्य जीवों दोनों का संरक्षण किया जाता है। टाइगर रिजर्व, बाघ आरक्षित क्षेत्र, यानी कि छत्तीसगढ़ में बाघ भी मौजूद हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 बताई गई है, 19। तो यहां पर बाघ आरक्षित क्षेत्र भी मौजूद हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से, तो अचानकमार टाइगर रिजर्व है जो कि आपका मुंगेली जिला में है। ओके, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व अभी हमने बात की, ये आपका बीजापुर क्षेत्र में है। और सीता नदी जो है वो आपका धमतरी में एक आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और साथ ही साथ उदंती अभ्यारण्य जो कि आपका गरियाबंद में पड़ता है। ओके, तो गरियाबंद और धमतरी ये दोनों को मिलाकर के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व एक साथ एक टाइगर रिजर्व लिया गया है। ओके, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यह भी यहाँ पर भी टाइगर मौजूद हैं, तो प्रस्तावित है वर्ष 2021 से गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये भी एक लाइन पर है, मान के चलिए आप। ओके, तो ये अपार संभावनाएं वन्य जीव की तरह आप देख पा रहे हैं। धार्मिक रूप से यदि देखा जाए तो धार्मिक रूप से क्या क्या बातें हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जितने भी हैं उन सभी को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर हो, प्रज्ञागिरी वहीं डोंगरगढ़ में ही आपका मौजूद है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, गौतम बुद्ध की, जो कि 30 फुट ऊंची प्रतिमा है आपकी, है ना, प्रज्ञागिरी में, वो एक पर्यटन का एक स्थल है या बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल हो जाता है। माता दंतेश्वरी का मंदिर, दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग, दंतेवाड़ा जिला। रतनपुर का महामाया मंदिर जो कि रत्नदेव प्रथम कलचुरी वंश के राजा ने इसको बनाया था। ओके, तो ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक रूप से दोनों तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। भोरमदेव का मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो जिसको कहा जाता है, कबीरधाम जिले का, वो याद रखना है। लक्ष्मण मंदिर हो गया, ये लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा इसको पूर्ण कराया गया था और जिसकी नींव रखी थी उनकी माता रानी वासुटा देवी ने। ओके, तो इस प्रकार से कई सारे यहाँ पर मंदिर आपको दिख रहे हैं। ओके, तो ये सब जो है वो धार्मिक रूप से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान जिसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये आपका भोरमदेव टेम्पल आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो इसको हम लोग कहते हैं। ओके, गिरौदपुरी अगर चलें तो गिरौदपुरी में आपको मिलेगा क्या, देखिए गिरौदपुरी जो है वो
सतनाम धर्म के, सतनाम पंथ के जो संस्थापक हैं गुरु घासीदास, उनकी जन्मस्थली है। और सतनाम पंथ का जो प्रतीक है वो है क्या? जैत खाम। और ये जो चित्र आप यहां पर देख रहे हैं जैत खाम का, ये 7 स्तंभों से मिलकर के बना है और ये 77 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जो कि 72 मीटर की हाइट का है। और अगर जैत खाम की श्रेणी की बात करें तो पूरे एशिया में सबसे बड़ा जैत खाम है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के गिरौदपुरी का जैत खाम। तो ये वैश्विक स्तर पर ग्लोबली भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जाना, सुनिश्चित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दामाखेड़ा कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल है। ओके, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में स्थित है। त्रिवेणी संगम है, महानदी में जाकर के मिलती है शिवनाथ और जोंक नदी। ये त्रिवेणी संगम शिवरी नारायण के किनारे सबरी माता का मंदिर, और यहाँ पर महत्वपूर्ण धार्मिक मंदिर के रूप में इसको स्थल को विकसित कर रहे हैं। जनजाति बहुल क्षेत्र है और ये जो आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक प्रतीक आप देख पा रहे हो। दिस इज द ट्राइबल आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ ट्राइबल कम्युनिटी। बाइसन का सिंग आप देख रहे हैं, बाइसन एक वन भैंसा, उसकी सिंग, और साथ में ये कौड़ियों की इस तरीके से एक आप कह सकते हो फेंसिंग की तरीके से आप देख रहे हैं, फेंसिंग यहाँ पर लगी हुई है। एक हेलमेट या एक वियर हेड वियर आप बोल सकते हैं इसको। ये आपका जो है आदिवासी समुदाय का प्रतीक है, उसकी पहचान है। तो ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ अब जनजातीय बहुल क्षेत्र है, तो जनजातियों से संबंधित जो भी उनकी जीवन शैली है, जो भी जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ओके, वहां पर भी उनके जीवन को करीब से समझना, क्योंकि एक यही तो ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपनी परंपरा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी संजो करके रखते हैं। तो जनजाति बहुल क्षेत्र होने की वजह से एक जनजातियों के समुदाय से संबंधित पर्यटन भी यहां पर हमको मिलता है। ओके, जलप्रपात, वाटरफॉल्स वगैरह है। चित्रकूट जलप्रपात जानते हैं, भारत का न्यागरा इसको कहा जाता है। न्यागरा वाटरफॉल कनाडा, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वो सबसे चौड़ा जलप्रपात है पूरे विश्व का। और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। बस्तर में इंद्रावती नदी पर है। ओके, तो ये भारत का न्यागरा हमारे छत्तीसगढ़ में है। ओके, तो कितना महत्वपूर्ण है ये भारतीय दृष्टिकोण से और आपका वैश्विक दृष्टिकोण से इस जलप्रपात में पर्यटन को अगर विकसित किया जाए तो। ओके, नेक्स्ट, तीरथगढ़ जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात। याद रखेंगे 300 फुट की इसकी ऊंचाई है। मेंद्री घूमर झरना, अमृतधारा जलप्रपात आपका मनेन्द्रगढ़ जिला में पड़ता है। ठीक, राजपुरी जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात जसपुर में पड़ गया। टाइगर पॉइंट हो गया, रक्सगंडा जलप्रपात है, केंदई जलप्रपात है, देवधारा जलप्रपात, कैलाश गुफा वाली जलधारा। ये सारे जलधारा जलप्रपात जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। वन्य जीव अभ्यारण्य में आते हैं तो वर्तमान में अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 11 वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्तमान में है। ओके, प्रमुख कौन कौन से 11 नाम आ रहे हैं देखते चलेंगे। पामेड़ सेंचुरी, पामेड़ अभ्यारण्य, ये आपका बीजापुर में है। गोमर्डा आपका जो नया जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, वहां पर स्थित है। बादलखोल जसपुर में। आपका भोरमदेव आपका हो जाता है कहाँ? भोरमदेव जो है वो आपका कबीरधाम में है। भैरमगढ़ अगेन बीजापुर। तमोर पिंगला आपका सूरजपुर में। सेमरसोत बलरामपुर में। बारानवा पारा कहाँ है? बारानवा पारा आपका महासमुंद प्लस बलौदा बाजार की सीमा रेखा पर आपको मिलेगा। दोनों जिलों में इसका विस्तार है। सीता नदी छत्तीसगढ़ का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखेंगे सीता नदी 1974 जो कि कहाँ है? धमतरी जिले में स्थित है। फिर आता है अचानक मार अभ्यारण्य जो कि मुंगेली जिला में है, जो कि आपका अचानक मार अभ्यारण्य एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भी है अमरकंटक क्षेत्र के अंतर्गत। ओके, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। अचानक मार टाइगर रिजर्व भी है। ये सब कुछ आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से। और उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह जो है आपका गरियाबंद में है। ओके, नेक्स्ट आता है, अब बात करते हैं कि प्रमुख क्षेत्र तो हो गए,
क्या इन पर्यटन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा प्रयास किए गए कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं यहां पर चल रही हैं? देखें, सबसे पहले बात करें कि जैसे सिरपुर है, ठीक, सिरपुर को विकसित करने के लिए एक आपका सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। ओके, एक अथॉरिटी का गठन किया गया है, स्पेशल जोन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पर्यटन के दृष्टिकोण से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से, किसको? सिरपुर उसमें शामिल है। फिर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत रायपुर में आपका क्या है? रायपुर में होटल जोहार, होटल जोहार आप याद रखें, होटल जोहार जो है वो छत्तीसगढ़ में परिसर को उच्च स्तरीय पर्यटन सुविधा के तौर पे इसको स्थापित किया जा रहा है, व्यावसायिक परिसर के रूप में भी इसको स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। रायपुर के ही माना तूता में लगभग आपका जो है 80 एकड़ क्षेत्र में भूमि पर एक आपका मनोरंजन पार्क बनाया जा रहा है, थीम एम्यूजमेंट पार्क। ओके, ये विकसित किया जा रहा है। मैन पार्ट रिसोर्ट है आपका, 15 पार्ट रिसोर्ट है, इसमें वेलनेस सेंटर, नेचर केयर सेंटर के रूप में इसको विकसित करने का काम हो रहा है। लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, भारत सरकार की एक योजना है जो कि है स्वदेश दर्शन योजना। ओके, स्वदेश दर्शन योजना ये भारत सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की योजना है और इसके अंतर्गत भारत का पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, जी हां याद रखेंगे, भारत का पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट ये है आपका छत्तीसगढ़ में, और जिसमें छत्तीसगढ़ के 13 क्षेत्रों को, 13 स्थानों को क्या किया गया है? 13 स्थानों को यहां पर शामिल किया गया है, याद रखेंगे। ओके, 13 प्लेसेस आर इंक्लूडेड इन दिस ट्राइबल टूरिज्म सर्किट ऑफ छत्तीसगढ़, ये आप ध्यान में रखिएगा। कौन से कुछ प्रमुख नाम यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे हम बात करें, है ना, जसपुर हो गया, कमलेश्वरपुर हो गया, सरगुजा और कुर्दर हो गया, कुर्दर आपका बिलासपुर में पड़ता है। ओके, सरोदा दादर, कोंडागांव, जसपुर, कुनकुरी, है ना, ये सब जगहों पर विभिन्न तरीके से मोटल और रिसोर्ट की सुविधा शीघ्र ही इसका लोकार्पण किया जाना है। ओके, दामाखेड़ा में आपका जो है कबीर सागर जो पड़ता है, ठीक है, कबीर सागर दामाखेड़ा में इनको पर्यटकों की दृष्टि से क्या किया जा रहा है? विकास परियोजनाओं पर यहां पर कार्य किया जा रहा है। आई बात समझ में? इसके अलावा और क्या चीजें हैं देखें, सूरजपुर की पहाड़ी में माता बागेश्वरी देवी का मंदिर है। कुदुरगढ़, यहां पर भी सुविधाओं के लिए क्या किया जा रहा है? रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, रोपवे यानी कि पहाड़ी पर ऊपर जाने के लिए एक रोपवे का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। मां बमलेश्वरी मंदिर, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रसाद योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ओके, इको टूरिज्म सर्किट, यह भी आपका स्वदेश दर्शन योजना के तहत ही आ जाता है। इको टूरिज्म सर्किट, जैसे ट्राइबल टूरिज्म सर्किट था वैसे ही इको टूरिज्म सर्किट, जिसके अंतर्गत आपका जो है अभी वर्तमान में एक अनुमोदन, एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रों को लेकर के। अगेन वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म, एक आपका टूरिज्म का एक इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो रहा है वाटर टूरिज्म को लेकर के, तो उसके लिए हसदेव बांगो डैम जो कि आपका कहाँ? सतरेंगा आपका कोरबा, ठीक है, इसको डेवलप किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट आप बोल सकते हो, पर्यटन के स्पॉट के तौर पे इसको विकसित कर रहे हैं। ओके, और जो भी संभावनाएं यहाँ पर हमको दिख रही हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत वाटर टूरिज्म को लेकर के या एडवेंचर टूरिज्म को लेकर के, उसके लिए भी यहाँ पर काम हो रहा है। जैसे हाल फिलहाल में धमतरी के गंगरेल डैम में बिल्कुल जैसे कि भारत का एक गोवा राज्य में जिस तरीके से है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक मिनी गोवा के तौर पे इसको विकसित किया गया है गंगरेल डैम के किनारे धमतरी जिले में। हसदेव बांगो डैम तो हमने देख ही लिया। संजय गांधी जलाशय आपका खूंटा घाट बांध परियोजना के तहत उसको भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। रतनपुर हो गया, रतनपुर, फिर सरोदा डैम हो गया कबीरधाम में, ठीक है, कोडार डैम हो गया आपका महासमुंद वाला। ओके, मलानिया जलाशय गोरेला पेंड्रा मरवाही वाले जिले में, दुधावा जलाशय आपका आ जाता है, ठीक है। ये सब का चयन किया गया है किसके तहत? आपका वाटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए इसका चयन किया गया है, यानी कि इस तौर पर ये सरकारी प्रयास चल रहे हैं। निर्माण कार्य या जो भी परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य हैं वो सब क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके, तो ये थी आज के क्लास में आप सभी के लिए प्रमुख रूप से जो पर्यटन से संबंधित बातें थी। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये बातें, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है एक तरह से हमने एक
इंट्रोडक्शन के तौर पर ही देखा है, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के, डिटेल में जाकर के सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। ओके, लेकिन एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और मेंस में किस तरीके से या किन बिंदुओं पर पर्यटन से संबंधित बातें आपको लिखनी चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा एक रेफरेंस आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया गया है। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आप सभी के सामने फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित ही टॉपिक हम लेंगे और मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।